गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंपल पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस हिसाब से फ्रेंड्स यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे जो प्रश्न हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जो है 23 यानी 23 आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिनको सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलेगा आपको 3 घंटे का, और जो पूर्णांक होगा फ्रेंड्स वो होगा 75 का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कुछ आवश्यक निर्देश भी आपको दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। ये आपको आवश्यक निर्देश है, इनको पढ़ने के बाद ही आप लोग पेपर को सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे। ठीक है, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। ठीक है, तो वो कहाँ के थे, वो फ्रांस के थे। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे, फ्रांस के थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 1905, 1907, 1915 और 1914। ठीक है, तो कब आरंभ हुआ था, इसका द ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न है मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। ठीक है, कब हुई थी, इसमें 4 ऑप्शन है 1854, 1830, 1840 और 1864। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1864 को जो है मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। ठीक है, किस सन में हुई, ऑप्शन है 1980, 1976, 1973 और 1970। ठीक है, तो 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, 1973 में। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में चूना और पत्थर का उपयोग किस में होता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है एल्यूमिनियम बनाने में, प्लास्टिक, सीमेंट या मोटर गाड़ी, क्या बनाने में होता है, तो उसका जो है हो जाएगा सीमेंट में। ठीक है, किस में प्रयोग हो रहा है, सीमेंट बनाने में चूना और पत्थर का उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो अगला है प्रश्न क्रमांक 6 जो है उसको देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, तो कौन थे, ऑप्शन है काशीराम, साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कांशीराम। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो कांशीराम थे। ठीक है, आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने खाली स्थान चित्रों की श्रृंखला बनाई। ठीक है, तो कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, तो 4 चित्रों की। ठीक है, 4 चित्रों की श्रृंखला उसने बनाई थी। ठीक है, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। आगे है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष खाली स्थान में हुई। तो गृह युद्ध की समाप्ति श्रीलंका में कब हुई थी, 2009 में हुई थी फ्रेंड्स। कब हुई थी, 2009 में। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी। ठीक है, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू हो जाएगी। आगे है एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो कौन होती है, एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति। किसके प्रति होएगी, जनता के प्रति ही उत्तरदायी होएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता खाली स्थान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता किसके मार्ग में बाधा है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो केरल है। क्या है, केरल। केरल में सबसे ज़्यादा लोग साक्षर हैं। ठीक है, लगभग जो है 99% लोग साक्षर हैं केरल के। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स सही जोड़ी मिलाओ। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ और बा हमको दो ऑप्शन हैं, इनमें से जो है तो जैसे वंदे मातरम है, हिंद स्वराज है, गुलामगिरी है, ठीक है। तो इनका जो सही ऑप्शन है वो क्या लगेगा, बाकी आप जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे, ठीक है, 3 यहाँ हैं और बाकी 4 5 6 यहाँ हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वंदे मातरम का जो सही ऑप्शन है वो क्या लग जाना है, तो वंदे मातरम का जो है तो सही ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम की जो है तो रचना इन्होंने ही की थी। आगे है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज का जो है तो हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। उसके बाद है गुलामगिरी, इसके संस्थापक कौन थे, तो गुलामगिरी के जो संस्थापक थे वो थे ज्योतिबा फूले, ठीक है। आगे है प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, इसका जो सही ऑप्शन लगेगा वो हो जाएगा गवर्नर जनरल बैटिंग, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भारत में वैश्वीकरण, ठीक है। तो भारत में वैश्वीकरण की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1991 में हुई थी, ठीक है। और अगला है लास्ट एक ISI, इसका जो है सही ऑप्शन लग जाएगा औद्योगिक वस्तुएं, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। एक वाक्य या शब्द में आंसर देने हैं, ठीक है, प्रश्नों के। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, ठीक है। तो कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम, यानी खाने वाली फसलों के नाम, यानी कि जो है जिसको अपन लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे चावल हो गया और गेहूं हो गया, ठीक है। 2 खाद्यान्न फसलें कौन हो गई, चावल और गेहूं। अगला है प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं, तो प्रतिरक्षा और जो विदेशी मामले हैं वो संघ सूची में शामिल होते हैं, ठीक है। क्या है, संघ सूची में शामिल होते हैं, संघ सूची, ठीक है। आगे है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, धर्म, जाति, लिंग व क्षेत्रीयता, ये जो है तो समाज का विभाजन का प्रमुख कारण बने हैं। धर्म बना है, जाति बनी है, लिंग और क्षेत्रीयता, ठीक है, सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार है। उसके बाद सत्य असत्य लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें से पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं, गलत है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद है भूमि एक असीमित संसाधन है, ठीक है, नहीं, सीमित है, ठीक है, क्योंकि भूमि जो है घटती जा रही है और इंसान उसमें बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, हाँ, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला, ये बढ़िया जलता है, ठीक है। आगे है बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, ठीक है। तो बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल नहीं होते हैं, ये केवल जल में ही मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। उसके बाद है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है, नहीं, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 गिल्ड्स किसे कहते हैं। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं, ठीक है। इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। गिल्ड्स किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अथवा में दिया हुआ है जमशेद जी भोए, ठीक है, इसको भी आप अच्छे तरीके से जो है नोट कर लीजिएगा और इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा बने, ठीक है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न की बात करें, गाथा गीत से क्या आशय है, ठीक है।
ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गाथा गीत, ठीक है। गाथा गीत एक का जो आशय है वह लोकगीत के उस ऐतिहासिक आख्यान से है जिसे गाया या सुनाया जाता है, उसे ही गाथा गीत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अथवा में एक प्रश्न है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में आई, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुद्रण तकनीकी जो है वो सबसे पहले यानी छपने का यानी प्रिंट करने का जो विकास है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो वो चीन में, जापान में, कोरिया में विकसित हुआ था। कब, ठीक है, तकरीबन 594 ईस्वी में ऐसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, तो फ्रेंड्स मृदा अपरदन से तात्पर्य है कि मृदा का जो है तो परिवहन होना, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा जब बह कर जाती है, चाहे वो हवा के माध्यम से जाए चाहे पानी के माध्यम से जाए, उसको ही मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। अथवा में है बंगर, क्या है, तो बंगर का मतलब होता है बंजर, ठीक है, यानी जो है बंजर भूमि, जहाँ जो है वर्षा का जल नहीं पहुँच पाता है, नदियों का जल नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, इसलिए वहाँ मिट्टी की परत नहीं जम पाती है, इसीलिए वो क्षेत्र बंजर होते हैं। यहाँ कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ केवल मोटी फसलें ही उगाई जा सकती हैं, ठीक है। उपजाऊपन कम होती है यहाँ की मिट्टी, बांगर प्रदेश वाली, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अभ्यारण्य किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभ्यारण्य, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अभ्यारण्य की बात करें फ्रेंड्स, तो यह है जैव विविधता की रक्षा के लिए जो है तो एक क्षेत्र है जो निर्धारित किया गया है, ठीक है, जहाँ उनकी रक्षा की जाती है, उनके लिए आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उन्हें ही अभ्यारण्य कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अथवा में जो है केंद्रीय वन आयोग क्या है, तो केंद्रीय वन आयोग भारत सरकार के अधिकार के द्वारा चलाया गया है। भारत सरकार के माध्यम से केंद्रीय वन आयोग चलाया गया है, जो वनों के विकास और उनकी संरक्षा से संबंधित नीतियों को तैयार करने और समुचित कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। वहीं पे नगद एवं व्यापारिक फसलों की अगर हम बात करें, तो नगद व व्यापारिक फसलें जो है तो जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, व्यापारिक फसलें की अगर हम बात करें तो वे फसलें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, ठीक है। इनमें चाय, कपास, काफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, ये सब जो है तो नगद एवं व्यापारिक फसलें हैं। उसके बाद जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो इसलिए क्योंकि वह सुंदर है, चमकीला है, इसीलिए उसको सुनहरा रेशा कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है समरूप समाज से क्या आशय है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या आशय है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अश्वेत का मतलब ये है कि नस्लवाद को लेकर था। अश्वेत यानी जैसे काला, गोरा, दो प्रकार के लोग हो गए, काले लोग, गोरे लोग, ठीक है। तो उनमें अश्वेत कौन है, जो काला है, ठीक है। तो नस्लवाद को जो है तो लेकर था, ठीक है। अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं था, ठीक है, यह आंदोलन में। उसके बाद लोकतंत्र के निर्माण में देरी का क्या कारण है, लोकतंत्र के निर्माण में देरी का कारण यह है कि लोकतंत्र एक बहुत ही अच्छा जो है तो लोगों को न्याय दिलवाने का साधन है लोकतंत्र, ठीक है। इसमें देरी भले हो जाती है परंतु जो है तो निर्णय सही लिया जाता है, सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद है आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर होता है, तो फ्रेंड्स इसको भी नोट कर लीजिएगा, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे मुद्रा क्या है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम वस्तुएं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, विनिमय कर सकते हैं उसका, ठीक है। विकास के लिए ऋण की क्या भूमिका है, तो जब तक हम देखिए फ्रेंड्स ऋण नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे, जब तक हमारा विकास नहीं होएगा, ठीक है। आज जो है ऋण से ही जो है विकास संभव है। उसके बाद फ्रेंड्स वैश्वीकरण क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वैश्वीकरण का मतलब यह होता है कि फ्रेंड्स तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति
व्यापार करने के उद्देश्य से या पैसा कमाने के उद्देश्य से या जो है तो घूमने के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ अच्छा संबंध बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप संबंध बनाएंगे नहीं तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। तो आप वहाँ संबंध बनाएंगे, इसलिए वो देश और अपने देश में कोई विशेष ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। इसीलिए क्या इसको हम बोल देंगे, इसी को हम वैश्वीकरण बोल देंगे। ठीक है, आगे है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये वे कंपनियां होती हैं जो एक साथ 2 से अधिक राष्ट्रों के साथ व्यापार करती हैं। ठीक है, जैसे जैसे चीन की बात करें तो चीन, अमेरिका, भारत और जापान 3 के साथ एक साथ व्यापार कर ले, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बैंक की आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं। मतलब जो है आय के प्रमुख स्रोत, मतलब बैंकों के पास जो पैसा आता है वो किस कारण से आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे बैंक के पास जो पैसा आ रहा है उसका सिर्फ कारण ये है कि अपन लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उन पैसे का जो इंटरेस्ट बनता है वो पैसा वो बैंक वाले जो है लोन में देते हैं। फिर लोन जिसको दिए हैं उससे ब्याज वसूलते हैं और उसी ब्याज से जो है तो उनका प्रमुख जो है तो आय का स्रोत कहलाएगा वो। ठीक है, उन्हीं ब्याज से उनका जो है कारोबार चलता रहता है। ठीक है, ऋण के औपचारिक स्रोत क्या होते हैं। औपचारिक स्रोत मतलब ऐसे स्रोत, औपचारिक स्रोत जैसे सरकारी बैंक जो भी होते हैं ना, वो औपचारिक स्रोत होते हैं। ठीक है, क्या है कि वो आपको ऋण देंगे, लोन देंगे तो एक निश्चित शर्तों के आधार पर देंगे और वे शर्तें उसकी अभी जो शर्त रखी जाएंगी वो शर्तें अंत तक मान्य होंगी। ठीक है, जबकि जो औपचारिक स्रोत हैं उनमें बातें कुछ और होंगी अभी और फिर बाद में कुछ और। मतलब जो है तो जैसे कहने का मतलब अभी बोल देंगे कि मैं जो है आपको 3% ब्याज पर जो है तो लोन दूंगा और फिर जो है तो वो 6% पर वसूलते हैं। ठीक है, तो ये अनौपचारिक हैं और औपचारिक वाले जो आपसे बात हो जाएगी उसी आधार पर आपसे ब्याज लिया जाएगा, तो वो औपचारिक स्रोत होते हैं। ठीक है, स्टेपलर्स व फुलर्स से क्या आशय है। ठीक है, तो स्टेपलर्स व फुलर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो रेशे के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है वह फुलर्स कहलाता है। ठीक है, वह यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स अगले प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार बताने हैं। फ्रेंड्स अगर हम उत्पत्ति के संसाधनों की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हैं उसको देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं पर ये समाप्त नहीं होते, और अनवीकरण जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो वो हो गए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। वहीं पे हमें खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि खनिज सीमित होते हैं, क्योंकि हम भूमि को खोद करके जिसको हम निकालते हैं वही तो खनिज होते हैं। ठीक है, और ये सीमित होते हैं क्योंकि पृथ्वी के नीचे से, धरती के नीचे से निकाला गया कोई भी खनिज सीमित ही होगा। ठीक है, काहे कि उसको बनने में लगभग लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए वो सीमित संसाधन है, इसलिए हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत, यानी कि जो है परंपरागत स्रोत, यानी कि जिनका जो काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं, अर्थात जिनका हम केवल एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग के लायक वो नहीं रह जाते, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, वहीं पे आगे है आधारभूत उद्योग से क्या तात्पर्य है। उदाहरण इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं फ्रेंड्स। तो यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के कोई 3 उपाय बताने हैं। ठीक है, जैसे जल अगर हमारा प्रदूषित हो रहा है तो उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जल प्रदूषित ना हो। तो मतलब सबसे पहले तो जो कंपनी है, जो कारखाने हैं, उनको हमें शहरों से दूर स्थापित करना चाहिए ताकि शहरों का पानी गंदा ना हो। तालाबों, जो जल स्रोत हैं, उनसे दूर स्थापित करना चाहिए ताकि वहाँ से निकलने वाला जो गंदा जल होता है वो उस पानी में सीधे ना विसर्जित हो पाए। ठीक है, इस तरह से हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद है राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है। ठीक है, राजनीतिक दल जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी, ये सब क्या हैं, ये सब राजनीतिक दल हैं। ठीक है, राजनीतिक दल की 3 विशेषताएं। राजनीतिक दल जो होते हैं वो जो है तो कुछ अपनी नीतियां बनाते हैं जो जनता के सामने पेश करते हैं, और फिर चुनाव जीतने के बाद उन्हीं नीतियों को वो लागू करने का प्रयास करते हैं, और चुनाव से पहले वो जनता पर दबाव डालते हैं, तरह तरह के जो है तो कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि जनता प्रभावित हो और उन्हीं को वोट करे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला है 20 नंबर, मनरेगा। ठीक है, NREGA 2005 के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक में अंतर। सार्वजनिक क्षेत्रक फ्रेंड्स जो है सरकारी क्षेत्र होते हैं और निजी क्षेत्रक प्राइवेट क्षेत्र। ठीक है, सरकारी नौकरियां सार्वजनिक क्षेत्रक में आएंगी और निजी और प्राइवेट नौकरियां जो हैं वो निजी क्षेत्रक में आएंगी। ठीक है, तो इनमें यही अंतर है कि प्राइवेट वाली जो नौकरियां होती हैं उनमें जो आप छुट्टी लेंगे, छुट्टी का आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, जबकि सरकारी नौकरी में छुट्टी का भी वेतन आपको दिया जाता है। सेवानिवृत्त होने के बाद आपको कुछ पेंशन के रूप में पैसे भी प्राप्त होते हैं, जबकि प्राइवेट नौकरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइवेट नौकरी में आपको चिकित्सा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं, जबकि निजी सार्वजनिक क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड आगे है असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण बताना है। ठीक है, अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 4 तथ्यों को लिखना है। ठीक है, लोकतंत्र की जो सफलता है उसमें बाधा डाल रहे हैं, वो कौन से 4 तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद है लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय बताना है। लोकतंत्र के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में अभ्रक तथा मैग्नीज के क्षेत्रकों को दर्शाना है। ठीक है, तो जैसे अजमेर हो गया, हजारी बाग हो गया, बालाघाट, सुंदरगढ़, इनको जो है भारत के मानचित्र में दर्शाना है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला है भारत के मानचित्र में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे रानीगंज, कोरबा, इनको दर्शाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही जो लेटेस्ट मॉडल या सैम्पल पेपर की जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।